Hello everyone, welcome in this video. In this video, we are going to study about the chapter that is biotechnology and its application. Before starting this topic, first of all, I will tell you what is the meaning of chapter technology and its application. टेक्निक्स का यूज करके हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपने लिए किस प्रकार यूज कर सकते हैं उसको हम बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। अब हम उस बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके क्या क्या काम कर सकते हैं उसको हम बोलेंगे इट्स एप्लीकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी के क्या क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं। हम एग्रीकल्चर में अपनी पैदावार को बढ़ाने के लिए, आउटपुट को बढ़ाने के लिए, फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हम बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग कर सकते हैं। मेडिसिन में दवाई बनाने के लिए, थेरापेटिक्स, एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, बायो रेमिडिएशन यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट को मैनेजमेंट करने के लिए, कुछ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट को ऑब्टेन करने के लिए, या फिर किसी बीमारी का डायग्नोस करने के लिए, पता लगाने के लिए, इन सब संदर्भ में हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में कौन कौन सी फील्ड हो सकती है। सबसे पहला, टू फाइंड द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोब और एंजाइम। इसका मतलब क्या है कि हमें बायोटेक्नोलॉजी करनी है, हमें बहुत सारे प्रोसेस करनी है, तो उसके लिए हम कैटलिस्ट जो कि इस प्रोसेस को बढ़ा दे उसको ढूंढेंगे और वो माइक्रोब या फिर एंजाइम की फॉर्म में उसको ढूंढेंगे। दूसरा हमने पढ़ा था बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। उसमें क्या था, उसमें ये था कि हमारे जहाँ पर भी हम बायोटेक्नोलॉजी को परफॉर्म कर रहे हैं उसके आसपास की इन्वायरमेंट, उसके आसपास का जो वातावरण है वो किसी भी कंटामिनेशन से फ्री हो, यानी कि वहाँ पर कोई भी अनडिजायर्ड फंजाई माइक्रोब्स ग्रो ना कर रहे हो, जिसको हमने बोला था बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। वही लिखा हुआ है, हमें यहाँ पर जो ऑप्टिमम कंडीशन यानी कि बेस्ट कंडीशन प्रोवाइड करनी है ताकि वहाँ पर कोई और कंटेमिनेशन के थ्रू या फिर कोई और फंजाई हो गया, माइक्रोब हो गया, वो वहाँ पर ग्रो ना करे। और थर्ड क्या है, सारे स्टेप करने के बाद हम जब अपने प्रोडक्ट को ऑब्टेन करते हैं इन अ लार्ज क्वांटिटी, जिसको हम डाउन स्ट्रीम प्रोसेस कहते हैं। यहाँ तक ये सब समझ में आ गया। अब बात करते हैं, कुछ पास्ट में चलते हैं। हमारा देश आज़ाद हुआ। आज़ाद होने के बाद इंडिया के पार्टीशन हो गए, पाकिस्तान एंड द इंडिया एंड ऑल अदर्स, बांग्लादेश वगैरह और बने थे, बाद में बने थे वो। जैसे ही हमारे देश आज़ाद हुआ, दोबारा से जब इस्टेब्लिशमेंट हुई, तो दिन पर दिन जो कि हमारी पॉपुलेशन थी वो बढ़ती जा रही थी। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही थी, जो फूड की डिमांड थी वो भी बढ़ रही थी। तो हमें उस फूड की डिमांड को फुलफिल करना था ताकि हम सब जीवित रह सके। तो उस फूड की डिमांड को बढ़ाने के लिए वी हैड द वेरियस ऑप्शंस। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन थे। कैसे? सबसे पहले हम फर्टिलाइजर्स, खाद, पेस्टिसाइड्स का यूज कर लिया, यानी कि एग्रोकेमिकल एग्रीकल्चर कर लिया, यानी कि कुछ केमिकल्स का यूज करके अपने खेतों में हम उसकी फूड की डिमांड को इंक्रीज कर ले। क्यों? खेत तो उतनी ही है, जगह तो उतनी ही है, लोग बढ़ रहे हैं, तो उस कम जगह पे हमें जो अपना आउटपुट है उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ केमिकल्स का यूज कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या है, हम कुछ बायो फर्टिलाइजर्स का यूज कर लो, बायो पेस्टिसाइड्स का यूज कर लो, मैन्योर खाद का यूज कर लो, यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग कर लो। कोई भी केमिकल्स का यूज ना करो, ऑर्गेनिक चीज़ों का ही यूज करके अगर हम पैदावार बढ़ा सकते हैं, अपने आउटपुट को बढ़ा सकते हैं। ये दो हमारे पास ऑप्शन थे। इन दोनों ऑप्शंस को मानते हुए हमारे देश में ग्रीन रेवोल्यूशन, देश में यानी कि दुनिया में भी ग्रीन रेवोल्यूशन को बढ़ाया गया। क्यों बढ़ाया गया? ग्रीन रेवोल्यूशन में बेसिकली क्या था, नए नए टाइप की हाई यील्ड वैरायटी वाले सीड्स लाए गए, नए नए जो है हमारे इंसेक्टिसाइड लाए गए, पेस्टिसाइड लाए गए, ये सब लाए गए। तो ये किसने स्टार्ट की थी, इसको हम बोलते हैं हरित क्रांति। तो जो हमारी ग्रीन रिवॉल्यूशन थी वो स्टार्ट की थी, मैक्सिकन के साइंटिस्ट थे जिसका नाम था नॉर्मन ई बर्नो, जिसको हम फादर बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन का। फ्रॉम हिज वर्क टेक्निक्स, इसने जो है वर्ल्ड में स्टार्ट की थी हमारी ग्रीन रेवोल्यूशन।
और उसके काम को देखते हुए जो स्वामीनाथन थे, MS स्वामीनाथन, उसने जो है इंडिया के अंदर भी ग्रीन रेवोल्यूशन को बढ़ा दिया। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या क्या कैसे उसमें हेल्प आई? सबसे पहले हेल्प किस चीज़ के लिए हमने सबसे पहले हमने हेल्प ली यूज़ ऑफ इम्प्रूव्ड क्रॉप वेराइटीज़। जो वेराइटीज़ थी हमारे पास क्रॉप की, जो अच्छी क्रॉप उसको हमने इम्प्रूव किया और हमने उसका यूज़ किया। सेकंड क्या था, हमने अच्छी तरह मैनेजमेंटली प्रैक्टिसेस की, मतलब कि वाटर जो इरिगेशन, पानी देना खेत में, मशीन्स का यूज़ करना, जैसे ट्रैक्टर आ गया, रोटावेटर आ गया, आरओ आ गया, उन सब का यूज़ किया। हमने फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया, पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया, इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ किया। हमने इससे जो है यील्ड बढ़ा ली, लेकिन वो भी सफिशिएंट नहीं थी। अब तक समझ में आया? अब हम बात करते हैं, ये तो हमने जो है बाहर से उसको दिया है। एक दूसरा बात हम क्या कर सकते हैं, हम उस पेड़ के अंदर ही कुछ उसके जीन्स में को मैनिपुलेट कर दें, उसकी जीन्स में हम कुछ ऐसा चेंज ला दें जो कि उस पेड़ के लिए जरूरी है और उसकी पैदावार, उसके आउटपुट को भी वो बढ़ा दे। तो एडवांस जिसको हम बोलेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म प्लांट्स। ये क्या होगा, ये उस प्लांट को पेस्ट रजिस्टर्ड बना देगा, यानी कि अगर कोई उसके ऊपर हमला करेगा, कोई भी जानवर, वो उससे बच पाएगा। इन्हांस्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू, उस प्लांट की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू उसको बढ़ा देगा। एफिशिएंट मिनरल यूसेज बाय क्रॉप्स, जो वो उस मिनरल का यूज़ कर रहा है उसको कम कर देगा। जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस था, इसका मतलब क्या, मान लीजिए मैं टमाटर उगाए, टमाटर तोड़ दिए, अब ये तो है नहीं जब हम ज़्यादा टमाटर उगाए हैं वो एक साथ बिक जाएंगे, एक साथ वो यूज़ में जाएंगे, नहीं, कुछ दिन तक हम इसको स्टोर करके रखना पड़ेगा। तो क्या करेगा, वो ख़राब होने लग जाते हैं, इसको बोलते हैं पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। इसको बचाने के लिए मेक क्रॉप, जो भी एबायोटिक स्ट्रेस हमारे इन्वायरमेंट में आता है, ठंडा जाती, गर्मी जाती, उनसे जो अपना बचाव कर सके। तो इन सब को मद्देनजर रखते हुए हमारा जो पहला आता है वो आता है पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट का मतलब क्या है, एक प्लांट है जिसको कोई जानवर कह लो, कोई पेस्ट कह लो, वो उसके ऊपर आक्रमण करता है। अब हमें उसको उससे बचाना है। तो उसमें पहला आता है बीटी कॉटन। बीटी कॉटन, कॉटन सिपल कॉटन हमारा, जिससे हमें रुई मिलती है। बीटी का फुल फॉर्म क्या है, बैसिलस थ्यूरेंजियनेसिस बैक्टीरिया। क्या है, बैसिलस थुरिंज थुरी थुरेंज थुरिंजियनेसिस। इसके ऊपर एक इंसेक्ट है जिसका नाम है कॉटन बोलवर्म। वो इसके ऊपर अटैक करता है, इसको डैमेज करता है। Often it was observed in plants where bee thuringiensis was found and fed by the insect, and insect eventually dies। इसका मतलब क्या है, हमें ऐसा देखने को मिलता है कि कुछ इंसेक्ट ऐसे हैं, अगर वो, ये क्या तब कह रहा था, हमें देखने को मिला कि कुछ इंसेक्ट ऐसे हैं जो कि अगर बीटी को खा लेते हैं, बैसिलस थ्यूरिंजियनेसिस को खा लेते हैं, तो वो मर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है, जो बीटी थ्यूरिंजियनेसिस थी, जो बीटी है, वो कुछ ऐसे जीन्स बनाता है जिसको हम बोलते हैं क्रायोजीन्स। क्रायोजीन्स ऐसा प्रोटीन बनाते हैं जिसको हम बोला प्रोटॉक्सिन, जो कि टॉक्सिन होता है लेकिन इंसेक्ट की बॉडी के अंदर जाने के बाद। अगेन आई एम टेलिंग, क्या होता है, हमारे पास प्लांट है जिसको इंसेक्ट खाता है, उसको खराब करता है। उस पेड़ को बचाने के लिए, उस फसल को बचाने के लिए, कॉटन को बचाने के लिए हमारे पास एक दूसरा इंसेक्ट है, कॉटन बोलवर्म। अगर कोई इंसेक्ट उस कॉटन बोलवर्म को खाता है तो वो मर जाता है। दोबारा देखो, एक प्लांट है, कॉटन का प्लांट है, एक इंसेक्ट है जिसका नाम है कॉटन बोलवर्म। जो कॉटन बोलवर्म है वो कॉटन को नहीं खाता, वो खाली इंसेक्ट है, पड़ा है। अगर कोई दूसरा इंसेक्ट उससे बड़ा उस कॉटन बोलवर्म को खा लेता है तो वो मर जाता है। आप समझ में आई? तो ऐसा क्यों मरता है, क्योंकि जो बी थ्यूरेंजेनेसिस है, ओह मैंने उल्टा बोल दिया, देखो,
जो प्लांट है कॉटन का उसको कॉटन बोलवर्म खाता है। अगर कॉटन बोलवर्म बीटी बैक्टीरिया को खा लेता है तो कॉटन बोलवर्म मर जाता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जो बीटी बैक्टीरिया है, बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया, वो क्राइजीन से क्राई प्रोटीन एक प्रोटीन बनाती है जो कि एंटोटॉक्सिन है, प्रोटॉक्सिन है, यानी कि वो उस बीटी बैक्टीरिया को डैमेज नहीं करता। लेकिन अगर उस बैक्टीरिया को कॉटन बोलवर्म में और इंसेक्ट खा लेता तो मर जाता है। तो क्यों मरता है? वो उसको बाद में एक्टिव करता है और उसको मार। अब मान लीजिए इंसेक्ट है, अगर इंसेक्ट प्लांट को खाता है जिसके ऊपर बीटी है, तो जो क्राई प्रोटीन है वो एंटर कर जाता है इंसेक्ट की बॉडी में और इट फीड्स प्लांट। अब वो जो उसके अंदर जाता है इंसेक्ट की बॉडी के अंदर, तो उसकी फोर कट होती है, मिड कट होती है, हैंड कट होती है। मिड कट में उसको अल्कलाइन पीएच मिलता है। क्या मिलता है? अल्कलाइन उसको पीएच मिलता है। Here the inactive proteins prototoxin gets activated in the alkaline pH of the midgut of insect and solubilized in the gastric juice। इसमें क्या हुआ? जैसे ही उसको अल्कलाइन पीएच मिला तो उसको प्रोटोक्सिन तो एक्टिवेट हो गया और सोलबलाइज होके गास्ट्रिक जूस से मिलके उसने इंसेक्ट की मिड कट पे अटैक किया। These toxins create spores in the epithelial cells of midgut. Via the spore, surrounding tissue fluids enter the cell. Cell swell, cell burst, insect die। मतलब क्या? देखो, हमने क्या किया? मान लीजिए कि इंसेक्ट है, उसने एक इंसेक्ट है कॉटन बोलवर्म, उसने बीटी बैक्टीरिया को खा लिया। अब जो बीटी बैक्टीरिया है उसके अंदर क्राइजीन है जो क्राई प्रोटीन्स को बना रही है। जो क्राई प्रोटीन्स है वो क्या है? वो प्रोटॉक्सिन है, यानी कि इंसेक्ट की बॉडी के बाहर जो बैक्टीरिया के अंदर है तो ये जहर का काम नहीं कर रहे। लेकिन जब वो इंसेक्ट के अंदर जाएंगे, इंसेक्ट की गट के अंदर जाएंगे, मिड गट, तो उसको मिड गट में जो है वहां पर एल्कलाइन पीएच मिलेगा। एल्कलाइन पीएच मिलने के बाद वो अपने आप को एक्टिवेट कर लेगा। जैसे ही अपने आप को एक्टिवेट करेगा तो जो मिड गट के अंदर गैस्ट्रिक जूस है वो अपने आप को उसमें सोल्यूबलाइज कर लेगा। जैसे ही वो अपने आप को सोल्यूबलाइज करेगा तो जो मिड गट की एपिथेलियल सेल है वो उसके ऊपर अटैक करेगा। अटैक करने के बाद वो उसके अंदर पोर्स सेल की खड्डे बना देगा। जैसे ही वो उसके अंदर पोर्स बनाएगा तो जो टिश्यू फ्लूइड है वो वहां पर अंदर चला जाएगा। जैसे ही टिश्यू फ्लूइड अंदर जाएगा सेल के, जो सेल है वो स्वेल होगी, फूलेगी, वो फट जाएगी और जो इंसेक्ट है वो मर जाएगा। जहाँ तक समझ में आया? ये तो बात थी अगर वो टॉक्सिन उसके अंदर चला गया। अब हम उस प्लांट के अंदर कैसे उस टॉक्सिन को बनाएंगे, अब हम उसकी बात करते हैं। हाउ डू वी मेक कॉटन प्लांट्स पेस्ट रेजिस्ट? हमने क्या किया? हमने क्राइजीन लिया, हमने टीआई प्लाज्मिड लिया, हमने दोनों को कट किया, दोनों के अंदर सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से हमने कट लगाया और हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को फॉर्म कर लिया। अब जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसको हम कॉटन प्लांट के अंदर डाल देंगे। क्योंकि क्राइजीन उसके अंदर जा चुका है तो जो प्लांट है वो क्राई प्रोटीन्स बनाएगा और अगर उस प्लांट के ऊपर वो इंसेक्ट फीड करेगा तो वो इंसेक्ट मर जाएगा। अब जो प्लांट है वो पेस्ट रेजिस्टेंट हो चुका है। अगेन मैंने कहा, हमने जो बैक्टीरिया है उसके अंदर से क्राइजीन निकाल लिया, हमने टीआई प्लाज्मिड लिया, दोनों के अंदर कट लगाए, हमने उस क्राइजीन को उस टीआई प्लाज्मिड के अंदर डाल दिया। टीआई प्लाज्मिड के अंदर डालने के बाद वो बने रिकॉम्बिनेंट डीएनए, मीन्स की आर डीएनए। जैसे ही वो आर डीएनए बना तो हमने उसको प्लांट के अंदर डाल दिया। प्लांट के अंदर डालने के बाद अब प्लांट के अंदर क्राइजीन आ चुका है, क्राई प्रोटीन्स बनने स्टार्ट हो गए हैं। अगर इंसेक्ट उसके अंदर अटैक करेगा तो इवेंचुअली इंसेक्ट मर जाएगा, ऊपर के जो राम कथा सुनाई थी उसके वजह से। देखो, अब ये तो है नहीं कि हर एक इंसेक्ट के लिए एक क्राइजीन ही जरूरी होगा। तो हर एक के लिए जो स्पेसिफाइड जो है हमारे पास सीन है।
तो चॉइस ऑफ जीन यानी कि जो क्राइजीन है डिपेंड्स अपॉन द बोथ पेस्ट एंड द प्लांट। हमारा प्लांट कौन सा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, और हमारा जो इंसेक्ट कौन सा है और जो प्लांट कौन सा है, पेस्ट और प्लांट है, दोनों के ऊपर ही डिपेंड करता है हमारी चॉइस कि हम कौन सा जीन लेंगे और किस प्रकार हम उस जीन का यूज करें। जैसे बीट व्यंजन इसके ऊपर देखो, जैसे जीन्स है हमारे पास कॉटन बोलवर्म के लिए। जो कॉटन बोलवर्म है जो हमने ऊपर पढ़ा था, उसके जो हमारे जीन है वो होते हैं क्राई या वन ए सी, क्राई टू ए बी, और कॉटन बोरर के लिए होता है क्राई वन ए बी। देखो ये जो है वो सब में कॉमन है, क्या है? ये जो है सब में कॉमन है। क्राई वन ए सी है, क्राई वन ए बी है, क्राई टू ए बी है, क्राई वन ए सी, क्राई टू ए बी, क्राई वन ए बी। देखो बैसिलर कॉटन बोरर के, कॉर्न बोरर के लिए, कॉर्न बोरर दोनों में देखो आ रहा है, कॉर्न बोरर के लिए क्राई वन ए बी है, कॉर्न बोरर के लिए क्राई वन ए बी है, कॉर्न बोरर के लिए क्राई वन ए बी है, और कॉटन बोलवर्म के लिए क्राई टू ए बी और क्राई वन ए सी। बैसिलस thuringiensis is harmful for variety of insect। जो बीटी बैक्टीरिया है वो बहुत सारे इंसेक्ट के लिए हानिकारक है, जैसे लेप्टोटेरेंस, कोलियोप्टेरेंस एंड डिप्टेरेंस। लेपिडोटेरेंस के अंदर आते हैं टोबैको बर्डवर्म, आर्मी वर्म, कॉर्न बोरर एंड द कॉटन बॉलवर्म। कोलियोप्टेरेंस के अंदर आती है बीटल्स, डिप्टेरेंस के अंदर आती है मॉस्किटोज एंड द फ्लाइज। अब आप कैसे याद रखो, देखो लेपिडोटर्न्स बड़ा सा नाम है ना, जो बड़े बड़े है ना ये, टोबैको बर्डवर्म, आर्मी वर्म, कॉटन बरर, कॉटन बोलवर्म, वो इसके अंदर आएंगे। और वो छोटा कोलेप्टोरेंस बी सी, कोलेप्टोरेंस बी सी, बी सी बीटल्स। डिप्टेरेंस में डमडम फीवर, क्या डमडम फीवर, क्या हुआ टोबैको को बीसी में डमडम फीवर हो गया, तो लैपिडो सारे बड़े बड़े, और जो कोलेप्टोरेंस है उसके अंदर बीटल्स, डिप्टेरेंस के अंदर डमडम फीवर यानी कि मॉस्किटोज एंड दी फ्लाइज। चलिए नाउ रीड दी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी अब हमें क्या बोलती है? एनसीईआरटी बोलती है बायोटेक्नोलॉजी एंड दिस एप्लीकेशन। Biotechnology, as you would have learned from the previous chapter, essentially deals with industrial scale production of biopharmaceuticals, biologicals using genetically modified microbes, fungi, plant and animals. The applications of biotechnology includes therapeutics, diagnostics, genetically modified crops for agriculture, processed food, and bioremediation। बायोरेमिडिएशन का मीन्स क्या है? जब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं किसी पोल्यूशन को रोकने के लिए। वेस्ट ट्रीटमेंट एंड एनर्जी प्रोडक्शन। देर आर थ्री क्रिटिकल रिसर्च एरियाज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। फर्स्ट वन इज providing the best catalyst in the form of improved organism, usually a microbe or pure enzyme, creating optimal conditions through engineering for a catalyst to act, and downstream processes technologies to purify the proteins and organic compounds. Let us now learn how human beings have used biotechnology to improve the quality of human life, especially in the field of food production and health. Biotechnological application in agriculture. Let us take a look at three questions that can be thought for increased good production. Agrochemical based agriculture, organic agriculture, and genetically modified engineering crop based agriculture। उसके ही अंतर्गत आता है हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन। इसे मैंने आपको बताते हुए रीड कर लिया। The Green Revolution succeeded in tripling the food supply, but yet it was not enough to feed the growing human population. Increased yield have partly been due to the use of improved crop varieties, but mainly due to the use of better management practices and use of agrochemical fertilizers, pesticides. However, for farmers in the developing world, agrochemicals are often too expensive and further increase in yields in existing varieties are not possible using conventional breeding.
यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसका ही सॉल्यूशन क्या है, हम बनाएंगे सोमा क्लोन्स। सोमा क्लोन्स का मतलब क्या है? मान लीजिए प्लांट के अंदर जो है मेरिस्टेमेटिक सेल है, और वो सेल है वो एक टोटीपोटेंट सेल है। टोटीपोटेंट सेल का मतलब टोटल पोटेंशियल, जिसके अंदर पूरा का पूरा पोटेंशियल है कि वो पूरा का पूरा जो पेड़ है उसको बना सकती है। तो as the traditional breeding techniques fail to keep pace with demand and to provide sufficiently fast and efficient systems for food crop improvement, the other technology called tissue culture got developed. What does tissue culture means? It was learned by the scientists during 1950s that whole plant could be regenerated from the explants. That means any part of the plant is taken out and grown in a test tube under sterile conditions in special nutrient media. The capacity to regenerate a whole plant from any cell and explant is called totipotency. You will learn how to accomplish मीडियम मस्ट प्रोवाइड अ कार्बन सोर्स। हम तो कैसा मीडियम जो कार्बन का सोर्स, जैसे सुक्रोज। साथ साथ हम कुछ इनऑर्गेनिक सोल्ट जैसे विटामिन, अमाइनो एसिड्स एंड ग्रोथ रेगुलेटर्स लाइक ऑक्सिन, साइटोकाइनेसिस एक्सेट्रा। By application of these methods, it is possible to achieve propagation of a large number of plants in very short duration. This method of producing thousands of plants through tissue culture is called micropropagation. Each of these plants will be genetically identical to the original plant from which they are grown, and they are known as soma clones. Soma clones का मतलब क्या है? जो प्लांट बनी है वो आइडेंटिकल बनते हैं जिससे हमने उनको बनाया है। Many important food plants जैसे कि टोमेटो, बनाना, एप्पल एक्सेट्रा हैव बीन प्रोड्यूस्ड ऑन कमर्शियल स्केल यूजिंग दिस मेथड्स। यानी कि हमने टोमेटो, बनाना, एप्पल की बैट, बी से बनाना, ए से एप्पल, टी से टोमेटो, ऐसे हमने कमर्शियल स्केल पर इस तरह से बनाए हैं। Try to visit a tissue culture laboratory with your teacher to better understand and appreciate the process. Another important application of the method is the recovery of the healthy plant from diseased plant. Even if the plant is infected with a virus, the meristem, apical, and axillary is free of virus. Hence, one can remove the meristem and grow it in vitro to obtain virus-free plant. Scientists have succeeded in culturing meristems of banana, sugarcane, and potato की BSP। देखो, सोमा क्लोन्स बनी है बैट की, मेरिस्टेम से निकाल के बनी है BSP, बनाना, सुगरकेन एंड द पोटैटो। Scientists have even isolated single cells from plant, and after digesting their cell walls, have been able to isolate naked protoplasm surrounded by plasma membrane, isolated protoplast from two different varieties of plant, each having a desirable character, can be fused to get hybrid protoplasts, which can be further cloned to form a new plant. These hybrids are called somatic hybrids, while the process is known as somatic hybridization. Imagine a situation when a protoplast of tomato is fused with the that of potato and they're grown to form new hybrid plants combining tomato and potato characteristics. Well, this has been achieved resulting in formation of tomato. Unfortunately, this plant did not have all the desired combination of characteristics for its commercial utilization. Is there any alternative path that our understanding of genetics can show so that farmers may obtain maximum yield from their fields? Is there a way to minimize the use of fertilizers and chemicals so that their harmful effect on the environment are reduced? Use of genetically modified crop is a possible solution. Plants, animals, fungi, and animals have whose genes have been altered by manipulation are called genetically modified organisms. Genetically modified plants have been useful in many ways. Genetic modification has made crops more tolerant to abiotic stress and cold, drought, salt, heat. It reduces resilience on chemical pesticides, means it make the pest resistant crops.
It helped to reduce post-harvest losses. It increased efficiency of mineral usage by plant, enhanced nutritional value of food. For example, golden rice, that is vitamin A enriched rice. ये गोल्डन राइस क्या है उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। अब बात करते हैं हम बीटी टॉक्सिन यानी कि बीटी कॉटन की। उससे पहले ऊपर देखो, इन एडिशन टू दिस यूजेस जेनेटिकली मॉडिफाइड plant has been used to create tailor-made plants to supply alternative resources to industries in the form of starches, fuels, and pharmaceuticals. Some of the applications of biotechnology in agriculture that you will study in detail are the production of pest-resistant plant, which could decrease the amount of pesticide used. Bt toxin is produced by a bacterium called Bacillus thuringiensis. Bt for short. Bt toxin gene has been cloned from the bacteria and has been expressed in plant to provide resistance to insects without the need for insecticides, in fact created up biopesticides. Examples are bt cotton, bt corn, rice, tomato, potato and soybean. यहाँ से क्वेश्चन आता है बीटी के लिए क्या क्या बना गया है। तो जो पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट है वो बहुत सारे बनाए गए हैं, जिसमें एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है बीटी कॉटन, बीटी राइस, बीटी कॉर्न, टोमेटो, पोटैटो एंड सोयाबीन। आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो एग्जाम्पल्स क्या है, एग्जाम्पल्स है बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, राइस, पोटैटो, सोयाबीन एंड द टोमेटो। अब बात करते हैं बीटी कॉटन की। सम स्ट्रेन्स ऑफ बीटी produce proteins that kill certain insects such as लेपिडोप्टरन्स, जिसके अंदर आते हैं टोबैको, बर्डवर्म, आर्मीवर्म, कोलिप्टेरेंस, बीसी बीटल्स एंड डिप्टेरेंस, डमडम फीवर यानी कि मॉस्किटोज एंड द फ्लाइज। बी Bacillus thuringiensis forms proteins crystals during a particular phase of their growth. These crystals contain a toxic insecticidal proteins. Why does this toxin not kill the bacillus? Actually, the Bt toxin protein exists as inactive protoxin. But once an insect ingests the inactive toxin, it is converted into an active form of toxin due to alkaline pH of the gut, which solubilize the crystals. The activated toxin bind to the surface of midgut epithelium cells and create pores that cause cell swelling and lysis means fatna and eventually cause death of the insect. Specific Bt toxin genes were isolated from Bacillus thuringiensis and incorporated into the several crop plant such as cotton. The choice of genes depend upon both the crop and the target pest. As most Bt toxins are insect group specific, the toxin is coded by a gene CRY-AC named CRY. There are a number of them of CRY genes. For example, the protein encoded by genes CRY1AC, CRY21AB are for the cotton bollworm and CRY1AB are from corn borer. तो यहाँ तक का टॉपिक आई होप समझ में आ गया होगा। CRY1AB जो कॉर्न बोरॉन के लिए, CRY2AB और हमारा जो CRY1AC है वो हमारा है कॉटन बोलवर्म के लिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है पीवाईक्यू 2023 का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट एग्रियोबैक्टीरियम tumefacium? It is used to deliver gene of interest in both prokaryotic as well as eukaryotic host cell. Take plasmid from Agrobacterium tumefacium used for gene transfer is not pathogenic to plant cell. It transforms normal plant cell into tumor cells. It delivers tDNA into the plant cell. तो पहला ऑप्शन is our correct. Transposons can be used during one of the following. Transposons को हम जीन साइलेंसिंग में यूज करते हैं, आगे पढ़ोगे। Bt toxin variety that was developed by the introduction of toxin genes
of Bacillus thuringiensis is resistant to insect pests. RNA interference is used. ये सारे क्वेश्चन आगे पीछे हैं तो इनको हम लास्ट में करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। ऑल दी वेरी बेस्ट।